आप सभी ये व्हाइट बोर्ड जिसपे आपका सिलेबस मेंशन है वो दिख रहा है आप लोगों को, टेक्स्ट कर दीजिए या कुछ भी, भेषमणि सर साथ में ही है तो वो बता देंगे मुझे, या तो आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड सभी को विजिबल है, आप सभी को? यस। ओके, चलिए तो बात करेंगे हम लोग आपका पेपर 4। ये देखो आपका कहाँ पर आता है, आपको पता है ना सीजीपीएससी में टोटल आपके कितने पेपर हो रहे हैं? आपके 7 पेपर्स हैं। तो इन 7 पेपर्स में आपका क्या होता है, लैंग्वेज का पेपर है, एसए का पेपर है, उसके बाद आपके जीएस के पेपर होते हैं। ठीक है, सो जीएस के पेपर में अगर देखेंगे आपका कौन सा पेपर आएगा, पेपर 4, जिसको बोलते हैं हम लोग जीएस 2। ठीक है, या तो हम उसको बोलते हैं पेपर 4 या बोलते हैं जीएस 2। ठीक है, जनरल स्टडीज 2 या पेपर 4। इसका जो पार्ट 3 है, इसका जो क्या है पार्ट 3। तो पेपर 4 में आपका क्या क्या है, पेपर 4 में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, जनरली आप लोगों को पता होगा मैथ्स का है, साइंस का पेपर है जो जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और एक है आपका अप्लाइड बिहेवियर साइंस, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। अप्लाइड बिहेवियर साइंस इसको क्या बोलते हैं, अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है, अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। देखो ये मैथ्स वाला सेक्शन आपका कितने नंबर का है, इसमें से 50 मार्क्स का मेंस पे। ठीक है, और पर मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी आपको थोड़ा मैथ्स का जरूरत है, क्योंकि आपके सी सेट में आता है। ठीक है, तो इस पेपर का काफी उपयोग है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो देखो मैथ्स को आप मेंस में तो पढ़ते हैं, पर प्रीलिम्स में यहाँ पे क्या आता है, सी सेट में एक पेपर होता है जहां पर मैथ्स का काफी यूज है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करें तो अगर इसको हम प्रीलिम्स में देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रीलिम्स में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 to 4 क्वेश्चन हर साल आता है यहाँ पे। ठीक है, साइंस से इस साल काफी हार्ड पूछ लिया गया था साइंस को, नहीं तो जनरली क्या होता है, ये जो बेसिक साइंस है ये पूछते हैं, बट इस साल हार्ड पूछा मतलब क्या है, अप्लाइड से क्वेश्चन को पूछ लिया। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे प्रीलिम्स में, और मेंस पे देखेंगे अगर साइंस को तो ये आपका 75 मार्क्स का। वहीं अगर अप्लाइड को देखते हैं तो अप्लाइड में अगर हम लोग प्रीलिम्स में देखेंगे तो प्रीलिम्स में अप्लाइड से 5 से 6 क्वेश्चन, इवन 7 क्वेश्चन तक वेरी कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी यहीं पर पूछा जाता है, जितने भी आपके करंट अफेयर होते हैं साइंस रिलेटेड वो भी इसी का पार्ट होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो आपका क्या है विज्ञान है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या है प्रौद्योगिकी और विज्ञान, तो वो यहाँ से पूछा जाता है। साथ ही साथ जो समाज आपका करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जो इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हम लोगों को कहाँ पढ़ना होता है, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर साइंस से भी 1-2 क्वेश्चन आता है, पेस्टिसाइड वगैरह के नाम पूछते हैं, वो भी आपका कहाँ दिखेगा, इसी सब्जेक्ट में दिखेगा आपको। ठीक है, और साथ ही साथ देखो छत्तीसगढ़ पीएससी में एक फेवरेट टॉपिक है उसका एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। तो ऊर्जा, अब ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं। ठीक है, जैसे कि आपका देखेंगे अगर नेचुरल देखेंगे प्राकृतिक रूप से तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो ये सारे, और साथ ही साथ आपका क्या है जो हम लोग बनाते हैं अपने से, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तप ऊर्जा। तो इस तरह से जैसे क्या है जियोथर्मल, भूतपीय ऊर्जा। ठीक है, भूतपीय ऊर्जा। तो इस तरह से जो चीजें हैं ये सारे चीजों को आप कहां पर समझेंगे, ये जियोथर्मल, जियोथर्मल ये आपका कहां पर आता है, ये सारा अप्लाइड पे। और अप्लाइड को इसलिए बोल रहा हूँ, देखो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस पे अगर देखेंगे तो मेंस पे भी इसका क्या है 75 मार्क्स वेटेज है। और अप्लाइड बिहेवियर में ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके ऐसे में भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, पोल्यूशन। अब आपको पता है कि ये जो प्रदूषण है, पोल्यूशन, ये आपको हर जगह काम आना है। काम आना है मतलब आपके एग्जाम पे, कि प्रदूषण तो आज एक समस्या बनी हुई है पोल्यूशन, तो पोल्यूशन के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो ये अप्लाइड बिहेवियर साइंस का पेपर एक ऐसा पेपर है जो आपको बहुत जगह काम आएगा सीजीपीएससी के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो एक के बाद एक हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेबस को समझते हैं, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग उसकी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबके पास सिलेबस होगा, आई होप। मैंने आपको पहले कहा है कि सिलेबस हमेशा अपने पास रखा करो, तो आप लोगों के पास एक सिलेबस होगा। अगर सिलेबस नहीं होगा तो यहाँ पर देखकर अच्छे से समझिए, और हम कोशिश करेंगे आप लोगों के पास पीडीएफ पहुंचवा देंगे आज। ठीक है, तो अपने पीडीएफ में आप लोग बाद में उस चीज को अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो अप्लाइड बिहेवियर साइंस के सिलेबस को देखो, पहले हम क्या करते हैं, कुछ भागों में तोड़ देते हैं जिससे कि ये चीजें आपको क्या हो, आसान लगने लगे। ठीक है, तो अप्लाइड बिहेवियर साइंस जो आपका क्या है, अप्लाइड विज्ञान है, इसके सिलेबस को हम लोग कुछ पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, पहले पार्ट को हम बोलेंगे कंप्यूटर, पहले क्या बोलेंगे, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये क्या होगा आपका, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, ये देखिए यहां लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है,
एक ये पार्ट है इसका। अब देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। दूसरा पार्ट हम इसमें डिवाइड करेंगे ऊर्जा, ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, इसमें हम दोनों तरह की ऊर्जा को पढ़ेंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो आपका क्या है, आपका अक्षय ऊर्जा जिसको बोल सकते हैं आपका नवीनीकृत ऊर्जा, और अनवीनीकृत ऊर्जा। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा या नवीनीकृत ऊर्जा और अनवीनीकृत ऊर्जा, ऐसा ऊर्जा या ऐसी एनर्जी जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका अनलिमिटेड सप्लाई है। जैसे सन से आता है क्या, सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, सौर ऊर्जा का। ये सौर ऊर्जा के लिए हमारे पास सन तो स्रोत है उसका, तो हमेशा आते रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा। पर वहीं पर हम जो कोयले से बनाते हैं, कोयले से भी हमने ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, कोयले से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। पर एक समय पे ये तो क्या होगा, फिक्स्ड है, कोयला को हम धीरे धीरे यूज करते जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो ये ऊर्जा का स्रोत गिर जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको दोनों को कि क्या होते हैं ये ऊर्जा के अंदर, रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, नवीनीकृत क्या होता है और अनवीनीकृत क्या होता है। ठीक है, इसके बाद भारत में जो कृषि है, एग्रीकल्चर, देखो कृषि के कई आयाम हैं, कई जगह पे आपका एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में बटा हुआ है। ज्योग्राफी में हम जब एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि कौन से क्रॉप होते हैं, किस रीजन में कौन से क्रॉप को उगाए जाते हैं, कौन से सीजन में क्रॉप को उगाए जाते हैं। ठीक है, आप रीजन देखते हैं, सीजन देखते हैं, और साथ ही साथ क्रॉप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, ये है आपका एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस के बारे में हम पढ़ने, हम पढ़ेंगे क्रॉप साइंस, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन। ठीक है, कि कोई क्रॉप को, किसी भी फसल को किसी क्षेत्रों पे लगाने से क्या लाभ होता है। जैसे कि आप किसी कहीं आप देखेंगे क्या, डेजर्ट एरिया। ठीक है, अब मरुस्थली क्षेत्र देखिए, डेजर्ट एरिया जिसको बोलते हैं मरुस्थली, तो मरुस्थली क्षेत्र में आपको कैसे फसल लगाने चाहिए, जिनको पानी की बहुत कमी, मतलब जो क्या होते हैं कम पानी में रह सकते हैं। ठीक है, तो जो किसमें सर्वाइव करते हैं, लो वाटर कैपेसिटी। ठीक है, लो वाटर, कम पानी में, या जिनको कम पानी की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो हम कहाँ पर उगाएंगे, डेजर्ट क्षेत्रों में उगाएंगे। पर अगर हम डेजर्ट क्षेत्र में क्या किए, नहीं ऐसा नहीं करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर चावल का फसल लगा दिया, राइस सपोज करो। अब इसमें क्या करोगे, आप खूब पानी डालोगे, डेजर्ट क्षेत्र में आप चावल लगा रहे हो, खूब पानी डालोगे तो क्या होगा, पहले से वो डेजर्ट और वो जमीन में, और क्या होगा, उसमें लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी, सैलिनिटी का प्रॉब्लम वहां आ जाएगा। तो हमको क्या करना होता है, किसी भी रीजन की स्पेसिफिक कोई क्रॉप को चुनना होता है, जिसको बोलते हैं आपका एग्रो क्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन। ठीक है, कृषि क्षेत्र जिनको बोला जा सकता है। ठीक है, और कृषि जलवायविक क्षेत्र, इस साल क्वेश्चन यहीं से पूछा था कि इंडिया में टोटल एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कितने हैं, इंडिया में टोटल कितने बायोजोग्राफिक रीजन है, सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, वो यहाँ से आपका क्लियर होगा। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे जैसे क्रॉप्स में लगने वाले पेस्ट, जो कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, उनका साइंस देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं, किस तरह से होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर साइंस के अंदर क्या आता है आपका, बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर जो कि आपका क्या है, जैविक जैविक होंगे। ठीक है, तो जैविक खादों के बारे में भी पढ़ेंगे, और बायो फर्टिलाइजर्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो आपका सिलेबस को पहले अच्छे से समझना। 3 सेक्शन कौन कौन से हो गए, पहला कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा आपका क्या आ गया, ऊर्जा, तीसरा क्या आपका कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो चौथा पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बोलते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी एंड इस कंजर्वेशन, मतलब उसका संरक्षण। तो जैव विविधता एवं जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, कंजर्वेशन। सो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये एक टॉपिक है जो इस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है। क्लियर है। इसके बाद अगर इसी पेपर में देखेंगे तो एक सेक्शन और बनेगा, लेट मी राइट इट हियर, जो आपका एक और सेक्शन बनेगा जिसको बोलते हैं हम लोग पोल्यूशन, प्रदूषण। प्रदूषण, ठीक है, तो पोल्यूशन को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। सो प्लीज इन सारे चीजों को हम लोग अभी एक बार अच्छे से सिलेबस से पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो आप लोग देखो सिलेबस को क्या करना है, देखना बस नहीं है कि यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं, आप क्या करना, अपने कॉपी में पहला पेज लोगे, आप लोग के कॉपी का जो पहला पेज होगा जहां पर अप्लाइड का सिलेबस लिखोगे, तो सिलेबस को कैसे लिखना है वो पहले बता रहा हूँ। इस तरह से अपने सिलेबस को लिखना जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए। जो ये मैंने सेक्शन बनाए हैं, तो पहला सेक्शन यहाँ पर बनाएंगे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो जो टॉपिक है उसको यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन क्या बनेगा, एनर्जी।
इसके अंदर जो जो टॉपिक है उसको यहाँ लिखते चलिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से आपका सिलेबस समझ आएगा, और सिलेबस जितना अच्छे से समझ आएगा उतने अच्छे से आप इस टॉपिक को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपके सिलेबस को 5 भागों में बांटा है ना, देखो इससे क्या फायदा होता है। अब आपका क्वेश्चन पेपर कितने आता है, 75 मार्क्स का। अब आपको मैं बता रहा हूँ 75 मार्क्स में से बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन, अगर आप इन दोनों को ही सिर्फ पढ़ लेते हैं तो भी आप 50 नंबर को टच कर जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बायोडाइवर्सिटी और प्रदूषण, यहीं से आपके 50 नंबर आ जाते हैं। बचता है कितना आपका, 25 नंबर। अब 25 नंबर में से ये ऊर्जा जो है वो 15 नंबर से पूछ देते हैं, वो सीधा सीधा 15 से 10 नंबर का आपका 10 से 15 ऊर्जा आता है। और यहीं पर आप देखेंगे तो कृषि जो एग्रीकल्चर है 5 to 10 मार्क्स का एग्रीकल्चर, अगर ये 15 का आता है तो ये आपका क्या आता है 5 का, ये अगर 10 का आता है तो ये भी 10 का आता है। और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्यूटर एंड आईटी से हो जाता है 10-15 मार्क्स का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका क्या होता है, पेपर को डिवाइड किया गया है। तो देखो ये करने की इसलिए जरूरत है, जब आप इस चीज को पढ़ने जाते हैं, रिवीजन करने जाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मेरे को बायोडाइवर्सिटी सेक्शन को काफी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि यही बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन एंड एनर्जी, देखो एनर्जी से प्रीलिम्स में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से। ठीक है, तो आपका ये दोनों पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत अच्छे से सिंक है, और हम लोग मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे और जो प्रीलिम्स का फैक्ट है वो मैं आपको कराते हुए चलूंगा। जैसे कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व, अब ये चीजें ऑलरेडी हम लोग कहाँ पर देख चुके हैं इसका फैक्ट, जब हम लोग मैप वर्क कर रहे थे कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है, उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए मैप पढ़ने से बहुत ज्यादा आपको क्या होता है, फायदा होता है। क्लियर है, ये एकदम जनरल लेवल पे सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग थी। चलिए अब एक एक करके हम लोग जो सेक्शन मैंने बताया है उस सेक्शन को समझते हैं, ताकि आपको सिलेबस की और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, कुछ लोग ऑलरेडी पढ़े हैं ये चीज़ों को मुझसे, तो उनको लगेगा कि ये हम फिर से सुन रहे हैं, पर देखो ऐसा है कुछ बच्चे बिल्कुल नए हैं, और जिन्होंने सुना है वो उन्होंने भी सिर्फ सुना है, वो उन्होंने याद नहीं किया है। तो एक अच्छा समय है आप लोगों के पास कि आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। लेट मी कम अप विद बोथ द सिलेबस फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए हम सिलेबस ओपन करते हैं, उसके बाद उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये आप दोनों के लिए ही यहाँ पर सिलेबस मेंशन है। ठीक है, अब एक एक करके जो हम लोगों ने सेक्शन बनाया था उस सेक्शन को पहले समझते हैं। देखो यहाँ पर देखो, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रामीण भारत में रूरल इंडिया में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। और यहाँ पर देखिए ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ आईटी, ये आपका क्या है, पार्ट 1, जो कि क्या था, कंप्यूटर एंड आईटी। ठीक है, तो आपका कहाँ तक जा रहा है, कुछ यहाँ तक। ये आपका क्या है, पार्ट 1 है सिलेबस का, जो मैंने सेक्शन बनाया पहला पार्ट कंप्यूटर एंड आईटी। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे तो वो क्या था आपका, ऊर्जा एनर्जी। पार्ट 2 इज एनर्जी। एनर्जी कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो ये लिखा है एनर्जी रिसोर्सेस। देखो इसके अंदर आपको पहले पार्ट में देखते हैं क्या क्या दिया है। आपका सूचना प्रौद्योगिकी का ग्रामीण भारत में क्या इस्तेमाल है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमारे से कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रूरल इंडिया में क्या रोल है, ग्रामीण भारत में इसकी क्या इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसके लिए आपको क्या जानना होगा, पहले आईटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे सीटी क्या होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। मतलब आपका क्या है, एक आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों से मिलकर बनता है आईटी। मतलब आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है, कुछ भी आपके पास डेटा है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे डेटा दे दिया लिखकर, ए सी एम बी ई आई ओ यू। सपोज करो ये मैंने आपको डेटा दे दिया, इसका कोई मतलब है क्या, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको आप क्या करोगे, इस डेटा को एक मीनिंगफुल डेटा में बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस डेटा को पहले अच्छे से देखोगे। देखने के बाद इन डेटा को समझोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। अब ये पांचों से मिलकर क्या बनता है आपका, वॉवेल्स। इंग्लिश में बोलते हैं ना वॉवेल। तो आप क्या बता सकते हो इन डेटा को देखकर कि हाँ इस डेटा में कहीं ना कहीं वॉवेल है। तो ये जो डेटा जो आपके पास था, रॉ डेटा, कच्चा डेटा जो था, इसका कोई अर्थ नहीं था, उसका कोई मीनिंग नहीं था, पर जब आपने इसमें से इस चीज को निकाला तो उसको क्या मिला, एक मीनिंग मिला, जिससे हमको क्या पता चला, इससे क्या बना, वॉवेल। तो ये जो मीनिंग मिला ये क्या है, इसको ही हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जब तक कोई डेटा किसी चीज को दर्शाता नहीं है, जब तक किसी डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता, उसको इंफॉर्मेशन नहीं बोलते।
और जैसे ही हमको उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप कौन? सैलजा, अभी आ रही है? आपके तरफ से नेट का कोई इशू है? बाकी लोगों को आ रही है मेरी वॉइस? यस सर। ठीक है सैलजा, जितना आ रहा है सर उसको आप आपकी करते वॉइस बहुत चलिए। ज्यादा अटक रही है। अटक रही है आपकी तरफ से, नेटवर्क का कुछ इशू है। इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं डालूंगा अभी आपको, तो जितना आ रहा है वो समझते चलिए, बाकी आपको जो वीडियोस मिलेंगे उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है सैलजा, ओके, एक मैसेज कर देना हूँ। जिनको आ रही है वॉइस वो कंटिन्यू करते चलिए, जिनको डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, वीडियोस हम अपलोड करेंगे, वहां से भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या हुआ ये आपका, जब आपने किसी डेटा को, ठीक है, आपने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया, जिससे एक मीनिंग बना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका एक सूचना बना। इसके पहले ये सूचना नहीं है, जब ये जी हुआ सर। तभी एक सूचना बनी। हाँ, चलिए, अब इस सूचना को आपको क्या करना है, सूचना बना है तो आप सपोज करो इस रीजन में बना है, ये कोई जगह है ए, और यहाँ पर कोई दूसरा जगह है ये बी। अब आपको क्या करना है, इस सूचना को इस जगह से इस जगह पहुंचाना है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ जब पहुंचाओगे तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, संचार, संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सूचना को आप यहाँ से यहाँ पहुंचाए, पर इसको पहुंचाओगे कैसे? इसको पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ आप क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, टूल्स का, जो किसके लिए होंगे, एक जगह से डेटा को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो टूल्स में क्या आ सकते हैं, आपके मोबाइल फोन, सपोज करो ना, इंटरनेट होगा टूल, ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी चीजें जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन टॉपिक क्या पूछ रहा है, ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, मतलब रूरल इंडिया में हम अगर इस टेक्नोलॉजीज को लेकर जाएं तो हम रूरल इंडिया को कितने अच्छे से क्या कर सकते हैं, वहां पर वर्क कर सकते हैं। आप बोलोगे सर वो कैसे होगा, तो देखो, अब हम लोग क्या बैठे हैं, हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग कहाँ पर बैठे हैं, बिलासपुर आईएएस एकेडमी के ऑफिस में बैठे हैं, जहाँ पर मैं बैठा हूँ। आप लोग कहाँ बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं। कोई कोरबा का है, कुछ लोग हमारे गनियारी के हैं, कुछ लोग हमारे कहाँ से हैं, बस्तर से हैं, और कुछ लोग सुकमा से भी हैं। ठीक है, और वो भी तो बस्तर सुकमा तो हमने जिला का नाम बता दिया, उसके अंदर कोई गांव होगा। ठीक है, जैसे बिलासपुर का गांव पे आपका मैंने क्या बताया, गनियारी, तो यहाँ हो सकता है यहाँ पर कोई बकावंड में हो गांव पे। ठीक है, अब आप गांव पे हैं और हम कहाँ पर हैं, ऑफिस पे हैं। अब यहाँ से हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपके तक ये पढ़ाई पहुंच रही है, तो क्या आप यहाँ फिजिकल प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। दूसरी बात, आपको क्या मिल रहा है, रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जब मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसी समय आपके पास जा रहा है। ठीक है, जो वास्तविक समय है इसी समय में आपके तक इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो यही क्या है, आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और इसी तरह से जो अलग अलग जो इसकी पद्धति है, जो टूल्स हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ग्रामीण भारत के विकास में। ठीक है, इसको ही इस टॉपिक के अंदर पढ़ना होता है। तो इसमें एक पार्ट क्या बन जाएगा, रोल ऑफ आईटी इन एजुकेशन सेक्टर, तो बता देना ई लर्निंग जो हम लोग कर रहे हैं, बच्चों को भी ऐसे करा सकते हैं। अभी कोरोना वायरस में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या कराया, पढ़ाई तू हर द्वार, एक स्कीम चलाया, उसके अंदर उन्होंने ब्लूटूथ के मीडियम से पढ़ाई कराई बच्चों को। तो ये जो चीजें हैं इसको कैसे यूज करते हैं ग्रामीण भारत में। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे से ये पूछना चाह रहा है, ये पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको। अभी तो सिर्फ सिलेबस को अच्छे से समझा रहा हूं ताकि बाद में आपको सिलेबस में कहीं भी डाउट हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा टॉपिक यहाँ क्या दिया है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इन कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ आईटी। इसके बाद देखो क्या दिया है, कंप्यूटर की आधारभूत ज्ञान। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, कंप्यूटर कैसे बनता है। कंप्यूटर में तीन चीज होते हैं, आप लोगों को पता होगा, एक को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक क्या होता है आपका कंप्यूटर में, हार्डवेयर। और वो चीज जो आपके सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट कराती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में आप क्या चला रहे हैं, एमएस ऑफिस चला रहे हैं, तो एमएस ऑफिस आपका क्या है, जो वर्ड आपको चलते हैं जहां पर टाइप करते हैं वो क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो आपको बोर्ड दिख रहा है वो बोर्ड क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैं लिख पा रहा हूँ। मेरे हाथ में एक पेन है और मेरे हाथ में क्या है, पेन टैब है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, वो क्या है, एक हार्डवेयर है। ऐसी चीजें जिसको हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर। वो चीज जो कंप्यूटर के अंदर जिसको हम हाथों से टच नहीं करते पर बाहर के डिवाइस से हम उसको चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में अब देखो मेरे पास हार्डवेयर है पर इसमें मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो ये यहाँ पर क्यों दिख रहा है,
क्यों दिख रहा है? क्योंकि बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने कुछ डाला, उसको यहाँ प्रोसेस किया गया और उसको यहाँ दिखाया गया। तो ये तीनों चीज से मिलकर क्या बनता है आपका? कोई भी एक कंप्यूटर बनता है। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ये होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या है, ऐसे कौन कौन से डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, ऐसे कौन कौन से डिवाइस है जिससे हम आउटपुट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज को हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? संचार एवं प्रसारण में संचार एवं प्रसारण में कंप्यूटर की भूमिका। तो कम्युनिकेशन मीडियम में कंप्यूटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग कर ही रहे हैं, सामने आपके सामने प्रत्यक्ष है चीज का एग्जाम्पल। ठीक है, डायरेक्ट आपके पास लाइव एग्जाम्पल चल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखो, ये टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजोरिटी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आज सरकार क्या करती है? अलग अलग आपके सॉफ्टवेयर बनाती है, मतलब आपके ऐप बनते हैं या वेबसाइट बनाते हैं। गवर्नमेंट अपने बहुत सारी वेबसाइट बनाती है और ऐप बनाती है, और इन्हीं ऐप और वेबसाइट के माध्यम से वो क्या कोशिश करती है? आपके इंडिया पे गवर्नेंस करने की। ठीक है, सरकार चलाने का प्रयास किससे होता है? इन्हीं ऐप और वेब पेज जो बनते हैं इसके माध्यम से। तो गवर्नमेंट इज रनिंग इटसेल्फ फ्रॉम बाय मेकिंग दिस ऐप एंड वेबसाइट। ठीक है, यहां तक समझ आया आप लोगों को? तो ऐसे कौन से नए ऐप बन रहे हैं सरकार के, ऐसी कौन सी नई वेबसाइट्स बन रही हैं, उसको भी हमको पढ़ना होता है। ये करंट अफेयर का पार्ट होता है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था? भीम ऐप के बारे में बताइए। भारत जो आपका क्या है, मनी इंटरफेस के लिए बनाया गया है। भीम मोबाइल वॉलेट ऐप बनाया गया था, जिसमें आप लोग जैसे कि आपके क्या है, पेटीएम वगैरह है, तो इंडियन गवर्नमेंट का अपना क्या है, भीम है। ठीक है, तो इस तरह के जो नए ऐप बनते हैं, अभी क्या पूछतेगा आपका? कोविड के लिए क्या बनाया था? कोरोना कवच। ठीक है, कोरोना कवच। तो ये कोरोना कवच ऐप के बारे में पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, भीम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सरकार अपने यूज के लिए जो भी ऐप बनाती है करंट अफेयर में, वो भी सारा यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ब्रॉड एप्लीकेशन मतलब और कितने कितने क्षेत्रों में होता है। ठीक है, आईटी का वृहद अनुप्रयोग, मतलब ये तो हम जनरल देख रहे हैं कि ग्रामीण भारत में, इसके साथ साथ और कितने क्षेत्रों में हम अपने आईटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा का सारा कहाँ पर है? इस टॉपिक पे। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग समझ आया होगा कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर आपका ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ आईटी तक। ठीक है, इसमें किसी को डाउट कुछ पूछना है, फिर उसके बाद मैं आपको सिलेबस का आगे का समझाता हूँ। किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, प्लीज पूछिए। जी, किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज। किसी को कोई डाउट नहीं है तो अगेन मैंने अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, मस्ती करते रहता हूँ आप लोगों के साथ। किसी कुछ नहीं पूछना? चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट टॉपिक आप लोग को समझ आ रहा है। हिंदी मीडियम कहीं दिक्कत जा रहा है? शिवानी, शैलजा, अंजलि, कोई भी आप बताएंगे? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी नेटवर्क इशू की वजह से। ओके, अच्छा, तो अभी लास्ट का भी नहीं सुना आपने? नहीं, अभी लास्ट बस 2 मिनट ही फिर से कनेक्ट हो ठीक है, गया। आपका वीडियो अपलोड होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अंजलि, हिंदी मीडियम का कोई जी ऐसा सर। जिन्होंने सुना? स्वर्णलता, आप इंग्लिश में ही कर रहे हैं हिंदी में? सर ये पेपर तो इंग्लिश में ही देना है मुझे। आपको इसको इंग्लिश में ही देना, ओके। शैलजा, शैलजा, अच्छा आपका भी डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर। ओके, ऐसा कोई है हिंदी मीडियम का? चंद्र प्रकाश? जी सर, समझ आ रहा है। ओके, हाँ, समझ नहीं आएगा जब भी तुरंत आप रोकेंगे। इंग्लिश मीडियम भी मैं बोल रहा हूँ, कभी मैं कुछ हिंदी के वर्ड्स बोल रहा हूँ, कभी इंग्लिश के। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट होता है तुरंत आप लोग पूछेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सिलेबस को समझ रहे हैं। जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मैं सब चीज़ों को आपको लिख कर भी दिखाऊंगा। अभी ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है वो चीज़। ठीक है, सो कहीं भी डाउट आता है किसी को भी, सो प्लीज आस्क मी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि नहीं बाद में पूछेंगे, तुरंत पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बचे हुए सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट है किसी सब्जेक्ट को पढ़ना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस का जो हम लोगों ने पहला पार्ट देखा। दूसरा पार्ट देखो यहाँ पर क्या दिया है, ऊर्जा, एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन, जो मैंने आपका सेकंड पार्ट बोला, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा एनर्जी रिसोर्सेज से। और ये देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया से पहले था, तो यहाँ तक इस सिलेबस का पार्ट है, पार्ट 2, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज, डिमांड ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द कंट्री। ठीक है, हिंदी मीडियम। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा की मांग, नवीनीकृत और अनवीनीकृत ऊर्जा, नभिकीय ऊर्जा का देश में विकास एवं उपयोगिता। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे इंडिया में डेवलप हुआ
और किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं। आज इंडिया में अगर देखेंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए पूरा का पूरा एक प्लान बनाया गया था। ठीक है, वो प्लान किसने बनाया था? होमी जहांगीर भाभा ने बनाया था। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा ने बनाया था हमारा न्यूक्लियर प्लान कि हम किस तरह से हमारे न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। आपका जो न्यूक्लियर होता है वो दो चीजों में इस्तेमाल होता है ना, एक तो बम बनाने के लिए होता है और दूसरा ऊर्जा बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बम वाले को नहीं, हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाले को पढ़ना है। क्लियर है? डिफेंस न्यूक्लियर के बारे में नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है सिविल न्यूक्लियर के बारे में। जो बम बनाने के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं? डिफेंस न्यूक्लियर। और जो हमारे नॉर्मल होते हैं इस्तेमाल, उसको बोलते हैं सिविल न्यूक्लियर, जो लोगों के इस्तेमाल के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए उन्होंने क्या बताया, हमारे इंडिया पे प्लान बनाया गया जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्लान और न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्लान। ठीक है, जो कि हमारा क्या था? 3 स्टेज प्लान बनाया गया कि हम लोग 3 स्टेज में पहले एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे, उसको अपग्रेड करके दूसरे तरीके का बनाएंगे, उसको अपग्रेड करके तीसरे तरीके का बनाएंगे। तो ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लान क्या है, इसके बारे में हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो डिमांड ऑफ एनर्जी है, तो आज भारत में एक्चुअल में आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडिया को। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिया में हमारे न्यूक्लियर जो हमारी क्या है, जितनी भी एनर्जी है, जितने भी सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, चाहे वो आपका सोलर हो, विंड हो, थर्मल पावर प्लांट हो, कोल प्लांट हो, तो इन सब से जितने भी आपके क्या बोलते हैं एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, वो भारत में किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है। पहली चीजें देखेंगे कि टोटल हमारा एनर्जी कहाँ कहाँ पे जाता है और कि हमको और कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या किस किस एरिया में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जो आपका जो प्रेजेंट चैलेंज आ रहा है पोल्यूशन का, ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि आपको देखो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंडिया मेजरली क्या है, इंडिया का लगभग 60 to 65% एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से आता है, थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, तपीय ऊर्जा, तपीय ऊर्जा, इससे आपका कितना आता है? 60 to 65%। अब इतना अगर आप कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से प्रोडक्शन करोगे तो इससे क्या होगा? प्रदूषण तो होगा ही होगा, क्योंकि आप कोयले को तो जलाना ही पड़ेगा। तो उस प्रोडक्शन को कम करने के लिए, इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे सोर्सेस के पीछे जाएंगे जो कि क्या है? क्लीन एनर्जी है, जो आपका क्या है? आपका साफ और स्वच्छ ऊर्जा है। और साफ और स्वच्छ ऊर्जा किसको बोलते हैं? जो कि प्रदूषण नहीं फैलाएगा। और वैसे ही ऊर्जा क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नवीनीकृत ऊर्जा। जैसे कि आपका क्या है? पवन ऊर्जा, जैसे कि आपका क्या है? सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, वी हैव सोलर एनर्जी। ठीक है, वी हैव जियो थर्मल एनर्जी, जो भूतपीय ऊर्जा, जैसे कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में तातापानी, लद्दाख में क्या है? पूगा घाटी, पूगा वैली। ठीक है, तो इस तरह के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, उस एनर्जी को पढ़ेंगे और उसके पूरे के पूरे यूसेज को पढ़ेंगे कैसा। ठीक है, और हर बार पीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। ठीक है, तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनर्जी के अंदर हम ये सारा चीज पढ़ेंगे। उसके बाद चलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो थर्ड पार्ट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था। एग्रीकल्चर के पहले बस एक छोटा सा टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसको मैं अभी आपको जब सिलेबस समझाने के बाद इस टॉपिक को बताता हूँ क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत में किस तरह से साइंस का विकास हुआ, ठीक है, आपका जो क्या विज्ञान किस तरह से भारत में आया और धीरे धीरे कैसे उसमें हम लोगों ने उसको विकास किया, डेवलपमेंट अचीव किया। हाउ द साइंस इनिशिएटेड और ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हाउ विद टाइम साइंस जो आपके हर एक एस्पेक्ट में देखने को मिलता है इंडिया में। सो वी स्टार्टेड डेवलपिंग आवर साइंस। अगर इंडिया में हम लोग साइंस देखेंगे तो वर्ल्ड में सबसे पुराना साइंस का अगर कहीं पर बेस मिला है तो वो इंडिया है। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये कोई सोचेगा भी नहीं। सिविल इंजीनियरिंग आप लोगों ने, कई लोगों को पता होगा, सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है? घर बनाना। क्या बनाते हैं वो? घर बनाते हैं, होम हाउसेस। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे अर्बन प्लानिंग, ठीक है, एक होता है ग्रामीण भारत और एक हो गया आपका अर्बन, ठीक है, शहरी। तो जो अर्बन प्लानिंग है कि शहरों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, अर्बन टाउन कैसे बनाया जाए, शहरी नियोजन। ठीक है, तो ये जो शहरी नियोजन है, अर्बन प्लानिंग है, इसका पहला एग्जाम्पल भारत में मिला था, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वहां से इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हम ट्रेस करेंगे। उसके बाद चलेंगे आर्यभट्ट के बारे में बात करेंगे, भास्कराचार्य के बारे में बात करेंगे, चारवाक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सॉरी चारवाक नहीं, आपके चरक के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने मेडिसिन साइंस पे काफी काम किया है। चारवाक आपके फिलोसोफर है। ठीक है, चरक आपके मेडिसिन साइंस के हैं। क्लियर है? उसके बाद हम मेडिवल इंडिया में देखेंगे, वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया में एस्ट्रोफिजिक्स के लिए अगर देखेंगे तो क्या बनाया गया? टेलीस्कोप्स। और सबसे पहले किसने लगाया था? सवाई जयसिंह ने, जयपुर के। उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरी लगाए थे इंडिया के अलग अलग पार्ट में। आज भी उसको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो साइंस का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ। उसके बाद हम मॉडर्न फेज में देखेंगे।
और अभी प्रेजेंट में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये साइंस और डेवलपमेंट इतना ज्यादा हुआ कि आज हमारे पास साइंस में देखो इंजीनियरिंग की स्टडीज स्टार्ट कराई गई। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जब आईआईटीज का निर्माण किया गया, एनआईटी कॉलेजेस खोले गए, तो हम लोग क्या किए, हम लोग साइंस में स्टडीज स्टार्ट किए, बायोटेक्नोलॉजी का डोमेन बनाया गया, ठीक है, ह्यूमन साइंस को पढ़ा गया। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे इंडिया में आज हम लोग हर एक फील्ड पे हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी को लाया गया है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, चाहे बैंकिंग टेक्नोलॉजी हो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंडिया में डेवलपमेंट हुआ वो पूरा का पूरा हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, भारत में वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है। हम ट्रेस पूरा करेंगे पर जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट डेवलपमेंट को पढ़ना है, तो प्रेजेंट वाले को हम क्या करेंगे, एरिया वाइज जाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उसको एक बार अच्छे से देखेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको टॉपिक 3 बताया था, टॉपिक 3 यहाँ पर क्या बताया था, एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान, ठीक है। और एग्रीकल्चर साइंस के लिए हमारे पास तो 3 एग्रीकल्चर इंजीनियर बैठे हुए हैं, हमारे क्लास में ही है, ठीक है। सो काफी अच्छा उनसे इंटरेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। देखो मैंने तो कहा 2 वे पढ़ेंगे, आप लोगों को से भी हम कुछ ना कुछ पढ़वा लेंगे, ठीक है। सो उनको भी इसके बारे में काफी नॉलेज होगा, क्योंकि आप लोगों को देखो सब्जेक्ट डोमेन का है। रोल ऑफ आईटी में कोई सीएस वाला इंजीनियर हो या कुछ उस फील्ड का हो, डेफिनेटली उनसे भी हम बोलेंगे आप एक आध लेक्चर पढ़ाओ, कोई इशू नहीं है। इससे आप लोग को क्या होता है, इंकरेज होते हैं, आप लोगों का खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, इंडिया इन प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ से, ठीक है। यहाँ इसके बाद ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत, प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर साइंस, कैसे धीरे धीरे इंडिया में एग्रीकल्चर साइंस का डेवलपमेंट हुआ है और उसका इम्पैक्ट, ठीक है। तो मेजॉरिटी अगर देखेंगे तो इंडिया में जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, ट्रेडिशनल, ठीक है, जो क्या है आपका पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो वो जो एग्रीकल्चर है वो लगभग 1965 तक तो वैसा ही था, पर 1965 के आसपास जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई, चाइना ने अटैक किया, तो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री ने इसके बाद एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका एक इम्पैक्ट था, ये कोई एक ऐसा छोटा मोटा स्लोगन जैसा नहीं था, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखा कि इंडिया में इसके बाद आर्मी में भी हमने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अचीव किया, और साथ ही साथ हमने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा काम शुरू किया। एग्रीकल्चर में हम लोगों ने चालू किया यहाँ पे जिस चीज़ को उसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। और हरित क्रांति से हमने क्या किया, सही माध्यम से एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर में साइंस को लाने का कोशिश की कि अब हम पारंपरिक जो हमारी कृषि चली आ रही थी, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, वी हैव नाउ शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल टू इंक्लूड सम ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसको हटाकर हम क्या कर रहे थे, कुछ नए टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट करना स्टार्ट किया। और यही से हमारा क्या हुआ, तभी तो हम किसान के लिए जय कर सकते हैं, भले कि आज भी क्या हो रहा है, रो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये था आपका इस स्लोगन के पीछे का एक। और जय जवान को तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि इसके बाद आर्मी टेक्नोलॉजी जो हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी, उसमें हमने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया। इसके बाद देखोगे आप लोग कि आपके पास 2 इंपॉर्टेंट, इसी समय के आसपास 2 इंपॉर्टेंट एजेंसीज बनाई जाती है भारत में। एक को बोलते हैं डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, और एक बनती है आपकी सीएसआईआर, सिविल रिसर्च, ठीक है। तो आपका देखो डिफेंस के संबंधित जो भी रिसर्च करना है वो कौन करते हैं, डीआरडीओ करते हैं आर्मी के लिए, और जो आप लोगों की रोज की जरूरत है इसके लिए जो रिसर्च होता है वो कौन करता है, सीएसआईआर, ठीक है। तो ये दोनों का निर्माण हुआ। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे साइंस एंड डेवलपमेंट में, इनको भी हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसके साथ साथ यहीं पर एग्रीकल्चर जब साइंस चालू हुआ तो वहां पर एक सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, उसका नाम क्या है, आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको एक और नाम से जानते हैं पूसा, ठीक है, न्यू दिल्ली पे। तो इसको भी पढ़ेंगे और इसने क्या क्या एग्रीकल्चर साइंस में इंप्रूवमेंट करवाया है, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर साइंस डेवलपमेंट इंडिया में इसके अंदर ही होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर साइंस को हम अच्छे से देखेंगे। उसमें देखो बहुत सारी चीजें, क्रॉप साइंस है, ठीक है, क्रॉप साइंस इन जो कि आपके फसल विज्ञान, फर्टिलाइजर कंट्रोल, ठीक है, फर्टिलाइजर जो भी आपके उर्वरक हैं उनके लिए क्या क्या है। लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्टिलाइजर से पूछा था कि बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। तो इस तरह से फर्टिलाइजर साइंस के ऊपर क्वेश्चन रखते हैं। कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज सिनेरियो, अब देखो पेस्ट और डिजीज सिनेरियो जो आपके क्या है, कीटनाशक और जो कीट हैं, ठीक, कीटनाशक तो नहीं, कीट जो है यहाँ पर क्या है, कीट नियंत्रण एवं भारत में रोगों का परिदृश्य। तो कीट के लिए देखो लास्ट ईयर एक चीज हुआ था, आप लोगों ने देखा टिड्डों का दल आया था, ग्रास होपर्स दे अटैक, ठीक है, जो स्वाम्प्स ऑफ ग्रास होपर जो आए थे, तो उन लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को खराब किया था। तो
तो इस तरह के पेस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। जी कौन है, किसी को कुछ पूछना है? आपकी वॉइस आ रही है, आप लोग म्यूट कर लेंगे जिनका भी म्यूट नहीं है। क्लियर है? सो ये क्या आपका एग्रीकल्चर साइंस, जो आपका क्या था यहाँ पर पार्ट 3, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है। द फोर्थ टॉपिक वुड बी बायोडाइवर्सिटी, और ये सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी, यहां से देखो आपका क्या है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये देखो यहां से चालू है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी उसके बाद खत्म कहां पर हो रहा है, ये देखो जब आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से पहले। तो इतने सारे टॉपिक्स आपके किसके अंदर हैं, सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर। फ्रॉम जैव विविधता, यहां से अगर देखोगे सो जैव विविधता का संरक्षण, यहाँ पर है आपका प्रदूषण से पहले तक। तो ये क्या आपका पेपर 4 का ये जो पार्ट, ये चौथा पार्ट है, इसके अंदर इतने सारे टॉपिक हैं और सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसलिए यहीं से आता है। ठीक है, तो जैव विविधता को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या जानना होगा कि ये होता क्या है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, अगर मैं बोलूं कि आपका जैव विविधता होता क्या है, क्लियर है? तो इसको समझने के लिए पहले तो आपको दोनों वर्ड को अलग कर लो, बायो और डाइवर्सिटी। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि कितने सारे, डाइवर्स, हाउ डाइवर्सिटी इज। ठीक है, तो नंबर क्या हो रहा है, मैनी, डाइवर्सिटी इज मैनी। ठीक है, सो इन दोनों चीजों को पहले देख लो। तो लाइफ फॉर्म की कितनी डाइवर्सिटी है उसको पढ़ेंगे। लाइफ फॉर्म की डाइवर्सिटी को और हम पढ़ेंगे कहाँ पर, तो उसको देखो, लाइफ फॉर्म की डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए देखना होगा कि ये लाइफ होते कहाँ पर है। तो अगर हम अपने पृथ्वी को देखें, अर्थ को देखें, तो अर्थ में आपने ये वाला डायग्राम जरूर देखा होगा स्कूल लेवल पे, कुछ ये 3 सर्कल होते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर। ये वाला क्या आपका लिथोस्फियर। ठीक है, ये क्या आपका भूमंडल, जो आपका जमीन है। एटमॉस्फेयर जो, ठीक है, ऊपर का लेवल, और यहाँ पर क्या आपका हाइड्रोस्फियर। ठीक है, जलमंडल, हाइड्रोस्फियर, जहां पर आपके क्या है, कंप्लीट जल है। और ये तीनों का जहां पर क्या होते हैं, मिलते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पर ये तीनों मिलता है, जहां पर आपका एटमॉस्फेयर भी मिलता है, हाइड्रोस्फियर भी मिलता है और लिथोस्फियर भी मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। यहीं पर तो लाइफ पॉसिबल है ना, नहीं तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जगह जहां पर तीनों के तीनों प्रेजेंट है, वहीं पर आपका क्या है, लाइफ पॉसिबल है, बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर में कितनी जैव विविधता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर होगा आप लोगों को कि बायोडाइवर्सिटी हमको कैसे पढ़ना है। कई तरीके से पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी, मतलब पहली बात तो किसी भी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, इन एन एरिया, एनी एरिया, नंबर ऑफ स्पीसीज। ये क्या है, प्रजाति, स्पीसीज। ठीक है, प्रजाति, क्लियर है, कितनी प्रजाति है। फिर इन प्रजातियों, देखो आप कितने, सपोज करो ये क्या आपका एक लॉयन है, ये क्या आपका टाइगर है, ये काऊ है, तो ऐसे करके मानते हैं हम लोग यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो टाइप्स ऑफ एनिमल्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितने हैं, 14 प्रजाति के यहाँ पर क्या है, पशु पक्षी, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसी क्षेत्र में मैं मानता हूं कि ये जो 1 है ये, ठीक है, इसके ही 4-5 और हैं संख्या, इस यही 4-5 संख्या में है। ये जो दूसरा वाला है इसके 2-3 संख्या में है, जो तीसरा वाला है ये भी 3-4 प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब इसी प्रजाति के अंदर कितनी विविधता है, प्रजाति के अंदर कितनी विविधता है। द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज, फर्स्ट इज डाइवर्सिटी अमंग द स्पीसीज, देन डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज, जिसको क्या बोलते हैं, जीन, कि उनकी जीन में कितना डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि मनुष्य क्या है, ह्यूमंस। अब इसमें भी इनके जीन के हिसाब से हम लोग ह्यूमंस को अलग अलग काउंट करते हैं, ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड। ठीक है, तो अफ्रीकन्स होते हैं नेग्रिटो, क्योंकि इनके क्या होते हैं, बॉडी के फीचर अलग होते हैं, पर है तो सबके सब इंसान।
पर इनके बॉडी के आकार के हिसाब से इनको अलग अलग तोड़ा गया है। तो वैसे ही अलग अलग एनिमल्स हैं, जैसे क्या होगा यहाँ पर लॉयन है, अब लॉयन आती है कैट फैमिली में, तो कैट फैमिली की 4-5 प्रकार के होते हैं, तो उनकी जीन अलग है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो क्या हो रहा है, उनका जीन अलग है इसलिए वो अलग है। तो उसमें क्या होता है आपका, तो जैव विविधता क्या हो रहा है कि प्रजातियों में बहुलता, द डाइवर्सिटी विद इन अमंग स्पीसीज, द डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज एंड द डाइवर्सिटी इन एनवायरमेंट, वो जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं उसमें जितनी विविधता है, और इन विविधताओं में वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो आपस में एक दूसरे से किस तरह से मेलजोल करते हैं, इन सारे को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। समझ आ रहा है? तो प्लीज इस चीज को पहले अच्छे से समझें ये है क्या। ठीक है, और इसमें हमेशा किसको देखते हैं, क्योंकि ये लाइफ कंपोनेंट है, तो जो भी आपके क्या है, जीवित हैं, चाहे फिर वो क्या हो जिसमें लाइफ है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फौना हो। मतलब फ्लोरा बोलेंगे यहाँ पर प्लांट्स को, पौधों को या पेड़ को। ठीक है, प्लांट्स, पौधों को या पेड़ों को हम क्या बोलेंगे, फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा दैट इज प्लांट। और दूसरा क्या है, फौना, फौना मीन्स एनिमल, जानवर, पौधों एवं जानवर। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी आपका क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी है क्या, उसके पूरे के पूरे एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपका बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट क्या हो गया, खराब हो गया। खराब होने के क्या हो जाएगा, तो उसको हमको क्या करना होगा, उसको कंजर्व करना पड़ेगा। अब जानवर तो खुद को, नेचर को आप खाली छोड़ दो। देखो आप सब अभी एक चीज इमेजिन करो कि ये क्या है, आपका एक फॉरेस्ट है, ये क्या है, आपका एक कंप्लीट फॉरेस्ट है। ठीक है, ये आपका एक वन है। ठीक है, अब इस वन में ये जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर एक आदमी है, ये इसने रखा है टांगिया, और एक उसका साथी है। ठीक है, इसने क्या कर दिया, जाल, आग लगा के रखा हुआ है। अब इन दोनों ने क्या किया, इस फॉरेस्ट को इसने काटा और इसने आग लगा दी। ठीक है, और ये फॉरेस्ट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। यही फॉरेस्ट आगे चलकर क्या हो गया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, इट कन्वर्टेड इनटू द एसेस, राख में बदल गया। क्लियर है? अब आप लोग ये सोचिए कि ये जब फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में आप पहुंचे आज की डेट पे, और आज से 100 साल बाद इसी फॉरेस्ट को आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर कोई भी इंसान इसके बाद नहीं गया, कोई भी इंसान नहीं गया, तो 100 साल बाद इस फॉरेस्ट का क्या होगा, एनीवन 100 ईयर्स बाद इस फॉरेस्ट का क्या होगा अगर वहां पर कोई भी इंसान नहीं गया। जी शिवांगी आप बता रहे हो, बताओ। सर अगर इंसान नहीं गए वहां तो वो वापस से ग्रो कर जाएगा। तो वापस से ग्रो कर जाएगा, वापस से ग्रो कर जाएगा ना, वेरी गुड। क्यों करता है, बिकॉज नेचर नर्चर इटसेल्फ, जो आपकी क्या है प्रकृति है, वो अपने आप को फिर से स्थापित कर लेगी, होगा ना ये चीज। तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो वो नेचुरल कंजर्वेशन है। पर जिस तरह से हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, हम इस चीज को समय ही नहीं दे रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा कि कंजर्वेशन भी अब हमको खुद करना है। इसलिए आपके अंदर एक और टॉपिक दिखेगा कि बायोडाइवर्सिटी को तो हम पढ़ेंगे, पर उसके कंजर्वेशन को सीखेंगे, क्योंकि जो इट वाज ह्यूमन जिसने सबसे ज्यादा इसको डिस्ट्रॉय किया। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखो डेफिनेशन क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, मैंने बताया आपको, प्रजातियों में और प्रजातियों की जीन में क्या डाइवर्सिटी है। देन क्या पढ़ रहे हैं, बायोजोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, इस बार यही क्वेश्चन पूछ दिया था, बायोजोग्राफी के आधार पे इंडिया कितने भागों में बटा है, टोटल 15 हम पढ़ेंगे उसमें से। ठीक है, देन यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में देखिए यहाँ पर क्या है, जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, सामान्य परिचय, परिभाषा, अनुवांशिक प्रजाति, स्पीसीज डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, ये क्या हो गया आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद भारत के जैव भौगोलिक वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, जैव विविधता का महत्व, विनाशकारी, उपयोगी, उत्पादक और उपयोगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन दोनों होता है। अब फॉरेस्ट है, सपोज करो ये फॉरेस्ट है, इसको आपने क्या किया, डिस्ट्रक्ट किया, तोड़ दिया, इस लकड़ियों को काटा और इस लकड़ियों से आप क्या बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, आपने यूज किया उसको, ये क्या हो गया इसका डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन, कि उसको तोड़ने, फॉरेस्ट को कट डाउन करने के बाद हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है। कंस्ट्रक्टिव क्या है कि इसी एरिया में बाद में आपने क्या किया, फिर से फॉरेस्ट ग्रो किया, तो इससे क्या होगा, आपको क्लीन एनर्जी मिल जाएगा, आपको क्लीन हो जाएगा आपका एटमॉस्फेयर,
फॉरेस्ट आपका नेचुरल सिंक की तरह काम करेगा, तो वो भी एक बेनिफिट मिला। तो अब इस तरह की एप्लीकेशन को पढ़ना होता है कि फॉरेस्ट से बेनिफिट क्या है और फॉरेस्ट से क्या आपको नुकसान है। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन ऑफ फॉरेस्ट और आपका बायोडाइवर्सिटी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल, सोशल एंड अल्टरनेटिव विजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टि से महत्व इसी चीज का। सब देखो कई कई लोगों के लिए आपका क्या है, उनका फॉरेस्ट, अभी छत्तीसगढ़ के हम ट्राइब्स को पढ़ते हैं तो वो फॉरेस्ट अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो उनका घर तो है ही है, होम तो है ही है, साथ ही साथ अगर देखेंगे तो वो क्या करते हैं, उसमें अपने भगवान क्या करते हैं, निवास करते हैं, ये समझते हैं। दे बिलीव दैट देयर गॉड रिसाइड इन दोस फॉरेस्ट एंड इन द ट्रीज। तो हमारे बहुत सारे हैं, तो उनका एक सोशल बिलीफ है, कल्चरल बिलीफ है उस पर, और वो उसको इसका अपना मोरल वैल्यूज मानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। एज द फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स लिव्स इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, अलग नहीं रह सकते, जनजाति और आपके वन। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को भी यहाँ पर हमको करना है, पढ़ना है। क्लियर है। इसके बाद आपका क्या है, ग्लोबल एंड नेशनल लेवल बायोडाइवर्सिटी। हाँ ठीक है, जैव विविधता राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर जैव विविधता। ठीक है, यह राष्ट्रीय और स्थानीय लिखा हुआ है और विश्व स्तरीय। क्लियर, तो इसके आधार पे हम लोग जैव विविधता को समझेंगे। कुछ इस तरह से होता है, देखिए बताते हैं आपको एकदम जनरल एग्जांपल पे। अगर ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ में आपके कितने लाइन से हमने बांटा था, उसको पहले 3 लाइन से बढ़ता है अर्थ आपका, ऐसा कुछ आपकी पृथ्वी में से है। यहाँ पर क्या आपका भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री, ये 23.5 कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या आपका 66.5 आर्टिक, यहाँ पर भी आपका आएगा 23.5 और इसके बाद यहाँ पर आएगा 66.5। ठीक है, 66.5। अब देखो सन क्या होता है, सन यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है और उसके बाद नीचे यहाँ पर विंटर सीजन में, तो सन लाइट सबसे ज्यादा इस रीजन पे प्रेजेंट होती है, सबसे अच्छी पड़ती है क्योंकि रेज यहाँ पर स्ट्रेट पड़ते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल रीजन और उसके पास का जो रीजन है, यहाँ पर क्या आपका टेम्परेचर भी अच्छा होता है, और टेम्परेचर अच्छा होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन काफी अच्छा होगा, जिससे क्लाउड अच्छे बनेंगे, और क्लाउड अच्छे बनेंगे तो क्या होगा, रेनफॉल भी अच्छा होगा। और जहां पर रेनफॉल अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, उस एरिया में फोटोसिंथेसिस तेज होगा ना, बिल्कुल होगा, तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होगी, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह से हम ऊपर जाते जाएंगे तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी वेरी करेगा। तो ग्लोबल लेवल पे हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका क्या होगा, रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे वन जो क्या होते हैं आपके वर्षा वन, विश्व के वर्षा वन, जो कि आपके कहां पर आते हैं, मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटर के आसपास दिखेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, हाई बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन में आते हैं। कोरल आइलैंड, ठीक है, फिर देखिए एक ऐसा जगह जहां पर क्या हो रहा है, समुद्र और नदी दोनों के पानी आपस में मिलता है, जहां पर भी ऐसा जगह हो जहां पर ये दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पर तो कोई स्पीसीज वैसे होंगे, ऐसे स्पीसीज मिलेंगे जो क्या करते हैं, सी में भी लीव कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके रिवर्स पे भी, ठीक है, और लैंड पे भी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ की डाइवर्सिटी सी से भी ज्यादा होगी और इससे भी ज्यादा होगी, सी से भी ज्यादा होगी और रिवर्स से भी ज्यादा होगी यहाँ पर, क्योंकि ये जोन ऑफ ट्रांजिशन होगा। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये वाले रीजन में क्या हो रहा है, आपको ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं इकोटोन। पढ़ाऊंगा आपको ये सारा चीज। ठीक है, तो ऐसा ही इकोटोन कहाँ बनता है, आपका कोरल रीफ्स में बनता है, कोरल में, मैंग्रोव वनों में मिलता है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, एस्चुरीज में, ये कहाँ मिलता है, डेल्टा में। ठीक है, ये नदियों पे बनता है, डेल्टा, एस्चुरीज, मैंग्रोव, कोरल, तो यहाँ पर की जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसको भी समझेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ग्लोबल लेवल में हम पढ़ेंगे। जब इसी को इंडिया लेवल पे पढ़ेंगे तो इंडिया में हम खोजेंगे रेन फॉरेस्ट कहाँ पर है, इंडिया में ये सारी चीज कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक बार वर्ल्ड मैप में बनाकर देखेंगे, वर्ल्ड मैप के हिसाब से समझेंगे, उसके बाद इंडिया के जनरल मैप से समझेंगे, और उसके बाद क्षेत्रीय लेवल पे समझेंगे, तब बायोडाइवर्सिटी को हम तीनों लेवल पे समझ सकते हैं। मैं आपको बहुत बढ़िया से क्लाइमेट मैप ऑफ द वर्ल्ड बनाकर इसको समझाऊंगा, ताकि आपको पूरे विश्व का क्लाइमेट समझ आएगा कि कहाँ पर कैसा आपका क्लाइमेट होता है, किस तरह का मौसम किस विश्व में किस कोने में होता है। ठीक है, उसके उस लेवल से हम लोग इसको समझेंगे, ताकि एक बार आप पढ़ोगे उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारी डाइवर्सिटी कितनी है। फिर इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, तो भारत की जैव विविधता कितनी बहुल्य है, कितनी बड़ी है। ठीक है, भारत एक वृहद जैव विविधता वाला राष्ट्र। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था पिछले बार, पूरा का पूरा दे दिया था 50 मार्क्स उठा के। एक्सप्लेन इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, भारत को क्या करना है, एक वृहद जैव विविधता वाले राष्ट्र के रूप में समझाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। जब ऊपर की बायोडाइवर्सिटी अच्छे से समझ आएगी तो इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, बहुत आसान टॉपिक है। इसके बाद हॉट स्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है,
जैव विविधता के तप्त स्थल, ये कौन से स्थल है, कहाँ पे हैं, कैसे होते हैं, ये सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटाट, ठीक है, जैव विविधता की क्षति आवासी, जो आवास है जहां वो रहते हैं, ठीक है, जो हैबिटाट है जैसे फॉरेस्ट है उसको कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। डैमेज टू वाइल्ड लाइफ, जो आपके जानवर हैं उनको कितना इससे प्रभाव हो रहा है, कैसे वो मर रहे हैं। ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई आप रात को शेर देखने गए और शेर आपने ऊपर अटैक कर दिया, वैसा नहीं होता। खेती वेती का जो रीजन है, फॉरेस्ट को काट के जहां पर ह्यूमन ने एनक्रोच किया है, उस रीजन पे वाइल्ड लाइफ अटैक्स होते हैं। नंबर 2, इसके 2 तरीके हैं सोचने के लिए। जब हम लोग ह्यूमन वर्सेस वाइल्ड लाइफ को पढ़ेंगे तो आपको 2 तरीके दूंगा मैं आपको सोचने के लिए, और आपको ये टॉपिक आसान लगने लगेगा। अभी अगर मैं पूछूं कि वाइल्ड लाइफ अटैक जो इंडिया पे है या कहीं पर भी है वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? 3 रीजन आप लोग बताइए, 3 रीजंस। मैं एक एक करके पूछता हूं आप लोगों से, थोड़ा सा हम लोग वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया पे, वो किस रीजन से होता है? 3 रीजन बताना है। पहला, फर्स्ट बताएंगे डॉली। डॉली क्यों होता है? मनुष्य और पशुओं में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? डॉली। यस सर। जी बताइए, एक रीजन बताइए। नो आइडिया सर। अच्छा नहीं पता। नीतीश, नीतीश आप बताओ। हाँ सर। क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट, क्यों होता है मैन और एनिमल में? नहीं पता सर। अरे अंजलि। सर नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी सर समझ आ रहा है। समझ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मानव और जानवरों में आपस में द्वंद्व क्यों होता है? व्हाई देयर इज अ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट? अभी तो सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, पढ़ाएंगे, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं, जनरली पता होता है ना, आप लोग देखते हैं। शिवांगी। हाँ हाँ बोलिए। शिवांगी आपका आवाज डिस्टर्ब आ रहा है, आपके पास बाद में आते हैं, किसी और से पूछते हैं जिनका नेटवर्क सही हो। पूजा, पूजा राठौर। यस सर। जी आप बताइए। सर सर ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है, जो नेचुरली जो एनिमल्स का जो हैबिटेट रहता है, ह्यूमन जब जंगल काटते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हैं अपने लिए, तो कहीं ना कहीं वो एनिमल्स को इफेक्ट करता है सर। तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं। फ्रस्ट्रेशन नहीं शो करते हैं। यानी आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स टू एक्सप्लेन सर, यानी ओके चलो वो इसी वजह से अटैक करते हैं सर कि जैसे जैसा ठीक है। आप अपना बताए ना कि जैसे ह्यूमंस जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट लैंड को डिस्ट्रॉय करके फॉर उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, हाँ ठीक है। इस टाइप तो इस वन रीजन टाइप इज डिफॉरेस्टेशन। इनका कहना है कि डिफॉरेस्टेशन की आपका क्या है, वनों की कटाई करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, वन पे रहने वाले जीव वनों के बाहर आ जाते हैं और अटैक करते हैं। दूसरा, हम क्या करते हैं, वन क्षेत्रों में अपने रोड बना दिया, ठीक है, रोड्स बना देते हैं फॉरेस्ट के बीच से। अब फॉरेस्ट के बीच से रोड आपने बना दिया तो एंक्रोचमेंट अपॉन देयर लैंड, उनके जमीन पे आप क्या हो रहा है, इंसान एंक्रोच कर रहा है। तीसरा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट, जो उनका जो आवासीय क्षेत्र है उसको आपने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, अब देखो छोटे टुकड़ों में कैसे बटेंगे, उसका एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। Okay. तो मैं आपको उसके नीचे बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम इस रीजन को देखते हैं, देखो मान लो यहाँ पर पहले क्या था, एक फॉरेस्ट था, सपोज करते हैं यहाँ पर पहले एक फॉरेस्ट था इस पूरे रीजन पे, ठीक है। विथ टाइम आपने क्या किया,
इस बीच वाले रीजन के फॉरेस्ट को काट दिया और यहां से आपने क्या बना दिया, रोड बना दिया, यहां से बना दिया रोड बना दिया। तो अब ये लैंडस्केप कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है और बीच से रोड है। बट एनिमल्स जो थे वो तो पहले यहां से यहां तक जाते थे, कुछ इस तरह से उनका मूवमेंट था, वो तो अभी भी इस तरह का मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और व्हेन दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, तो उसको क्या करना होगा, इस रोड को क्रॉस करना होगा और अल्टीमेटली यहाँ से फास्ट स्पीड में गाड़ी आ रही है और उसको क्या कर देगी, हिट करेगी, जिसके कारण उनकी क्या होगी, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो रीजन है, डेवलपमेंटल वर्क जो हम लोग क्या कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंटल वर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारा का सारा उस चीज को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो उस चीज को हमको पढ़ना होगा कि फॉरेस्ट और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है। फिर एनिमल ह्यूमन लैंड में क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर उनके पास सफिशिएंट फूड था, पर आपने उनके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका फूड नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ आ रहे। कभी कभी क्या होता है, हमने फॉरेस्ट में इनके नेचर को बदल दिया। जैसे आप देखोगे हिल स्टेशन के जो रीजन होते हैं उसके साइड में ऐसा कुछ बना होता है प्लेटफॉर्म सा, ठीक है, यहाँ पर अक्सर आप देखोगे मंकी बैठा होता है, मंकी। और आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने कार पे, ये देखो आप लोगों का कार जो है इसको स्पीड अप करके, ठीक है, आप इस रीजन से जा रहे हैं। अब आपको देखते हैं कि यहाँ से नीचे की सीनरी काफी अच्छी है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर उतर जाते हैं। अमरकंटक जाते हैं लोग तो अक्सर ऐसे करते हैं, यहाँ उतर गए आप, देखो ये दोनों उतर गए, ये देखो सेल्फी ले रहा है, ठीक है, ये इसका सेल्फी भी ले रहे हैं। अब ये सेल्फी लेने यहाँ उतर गए, ठीक है, मंकी देख रहा है, बोला मेरे को भी ले लो सेल्फी में, क्लियर। मंकी ने सेल्फी देते देते इसका हाथ पकड़ लिया। अब यहां से आप क्या कर रहे हो, आप इसको क्या कर रहे हो, मंकी को धीरे धीरे इसके नेचर क्या बना रहे हो कि मंकी को यहां से आप क्या करते हो, चने देते हो, कुछ ना कुछ खिला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, फूड दे रहे हो। ठीक है, आप खाना देकर बहुत खुश है कि बेचारा मंकी खाना खा लिया, ये थिंकिंग होती है ना कि वो भूखा बैठा था, मैंने उसको खाना खिला दिया, मैंने बहुत बड़ा परोपकार कर दिया है, आई हैव डन द ग्रेट वर्क्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब भगवान मुझे उठा ले बस, अब तो मेरे को स्वर्ग ही मिल जाएगा, आपने इतना बड़ा काम कर दिया है। बट अल्टीमेटली आपने क्या किया है, आपने वाइल्ड लाइफ जो था वहां पर मंकी, उसके नेचर को बदला है। यू आर द कल्प्रिट ऑफ हिज किलिंग। आगे चलकर कोई मंकी मरेगा तो उसके जिम्मेदार आप होगी। वाई? बिकॉज फॉरेस्ट में इस मंकी के लिए खाने का अल्टीमेट बहुत सारी चीजें हैं, बट इस हैबिट के कारण मंकी ने देखा कि यहाँ पर क्या है, इजी फूड है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, यहाँ पर आता है एक आदमी, फोटो खींचता है, मेरे साथ में लेता है, खाना भी देता है, तो मैं क्यों यहाँ पर जाकर बेवजह रिस्क। और धीरे धीरे उनको इजी फूड जहाँ मिल रहा है वो क्या करते हैं, अपने हैबिटेट को चेंज करते हैं, जहाँ पे नहीं है वहां पर उनको दो। कॉन्सेप्ट ऑफ लेमरू एलिफेंट रिजर्व, अब हाथी को खाना मिल ही नहीं रहा था फॉरेस्ट के अंदर, सो अटैक कर रहा है कहां पर, रूरल एरिया में, तो लेमरू कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट के अंदर उनके लिए हम क्या करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो आप करते हैं बिहेवियरल चेंज ऑफ एनी एनिमल्स या किसी भी चीजों का, वो बहुत ही क्या है, गलत है। कि वहां पर जा रहे हैं उस रीजन में, एनिमल्स को आप खाना खिला रहे हैं सब, उससे आपने कोई परोपकार नहीं करना, नर्क में ही जाएंगे, इसमें स्वर्ग में नहीं जाना, क्योंकि विद टाइम उसी में से कोई मंकीज होगा जो किसी दिन किसी कार से हिट हो जाए। तो अल्टीमेटली इस तरह की जो बिहेवियर को चेंज करते हैं, ये भी क्या है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक रीजन है। और रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया में रोड किलिंग से जो एनिमल हिट होते हैं, ठीक है, तो ये लगभग 2 से 5 लाख के रीजन, इतना बड़ा रेंज है, रेंज क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के डेटा अलग अलग होते हैं, ठीक है, बट जो लास्ट आया था वो क्या था, 2.95 लाख एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ रोड किल से हिट होकर खत्म हो गए। ठीक है, तो सी कि कितना डिवास्टेशन हम लोग वहां पर क्रिएट करते हैं। सो एक्चुअल में एनिमल कौन है, इट वाज ह्यूमन और द एनिमल। ठीक है, सो ये चीजों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम इस एस्पेक्ट से किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं, सो अल्टीमेटली वो टॉपिक हमारा काफी अच्छे से तैयार होता है, इवन हम उसमें सबसे बेटर लिखते हैं, सबसे बेस्ट लिखते हैं, बजाय कुछ पॉइंट्स को लिखने से। ठीक है, तो इस डेप्थ में हमको क्या करना होगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी हम समझेंगे। आई टॉक अबाउट कि WWF ने उसका क्या डेफिनेशन बताया है, वर्ल्ड आपका इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है टेरी, उसने भी उसके लिए बहुत कुछ बोला है, वो सारी चीजों को मैं आपके साथ डील करूंगा। इसके बाद आता है आपका प्रदूषण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, तो आपको पॉल्यूशन पढ़ना होगा, पॉल्यूशन के कॉजेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल, कि किस लिए कोई सा पॉल्यूशन होता है, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पर है और उसको कैसे काम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के कारण को हम समझेंगे, उसके प्रभाव को समझेंगे और उसके नियंत्रण के उपाय को,
ठीक है, तो ये 3 चीज किसके लिए पढ़ना है हमको? वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। देखिए यहाँ मेंशन है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो जब इन तीनों टॉपिक को पढ़ोगे तो एयर पॉल्यूशन, उसका कॉज, उसका इम्पैक्ट, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को हमको क्या करना होगा, इसी तरह से प्रिपेयर करना प्रदूषण के। उसके बाद एक टॉपिक अलग से दिया हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट, ठीक है, ठोस कूड़े करकट का प्रबंधन या ठोस अपशिष्ट अपशिष्ट बोलते हैं इनको, ठीक है। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी एवं आपके क्या है औद्योगिक जो भी आपके क्या होते हैं सॉलिड वेस्ट अपशिष्ट होते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करना है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, उसका भी कॉज देखेंगे क्या क्यों होते हैं, उसका इफेक्ट क्या है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन रोल इन पॉल्यूशन कंट्रोल, कि मानव किस तरह से क्या करता है पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकता, ठीक है। तो ये था आपके सिलेबस के डिफरेंट पार्ट्स कि किस तरह से सिलेबस टूटा है। तो जरूरी नहीं कि आप टॉपिक 1 से ही पढ़ना स्टार्ट करो, पर हाँ ये चीज जरूरी है कि आप कौन से पार्ट को पढ़ रहे हैं उस पार्ट का पहला टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो कि कहीं से भी उठा के पढ़ सकते हैं इसको, डेफिनेटली, पर आप कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के अंदर जितने टॉपिक हैं उसके हिसाब से पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग चालू करेंगे कहां से, बायोडाइवर्सिटी से। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जैव विविधता, उसके क्लासिफिकेशन और उसके संरक्षण से हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था, और सिलेबस की मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हम लोग पढ़ने क्या चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए। आज मैं थोड़ा सा इस तरह से बता रहा था क्योंकि हमारे लिखित में था, कल से मैं आपको प्रॉपर लिखूंगा दोनों के लिए, तो आप लोगों को उसको अच्छे से समझ भी आए, ठीक है। सो जस्ट इसको मैं शेयर को रोक रहा हूँ, आई एम कमिंग लाइव। जिसको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, नोट्स बनाने के रिगार्डिंग, कैसा भी एक बार पूछ लीजिए, ताकि इस टॉपिक को हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर करें। कोई डाउट, कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरह से हम जाने वाले हैं, किसी को पूछना है? एंड आई होप कि आप लोग लिखते हुए चले होंगे कि हाँ किस किस में हमको क्या क्या पढ़ना है। किसी को कुछ भी पूछना है? समझ आया सारा चीज? 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं मैं, किसी को डाउट कुछ भी होगा तो बताना, देन उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। अदिति सिलेबस क्लियर हुआ आपको? यस सर, हो गया। पूरा अच्छे से समझ आ गया क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर। ठीक है, एरिया भी स्पेसिफिक हो गया ना, कहाँ कहाँ पर हमको कैसे प्रिपेयर करना, किस किस टॉपिक पे जाना है। यस सर। तब देखो ये तो अभी हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जब आप क्या करते हैं एग्जाम के पास रिवीजन करते हैं तो आप इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पिछले साल इस वाले सेक्शन का ये वाला पार्ट पूछा है, तो मे भी इस साल ना पूछे, चांसेस ये होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, प्रेडिक्शन में आप जाओगे वो भी आपको समझ आएगा कि किस रीजन को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना। ठीक है। जब फेवरेट टॉपिक्स क्या है पीएससी के, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आकांक्षा महोबिया। यस सर। कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो सर, नो। सिलेबस समझ आ गया? यस सर। ओके, नाइस डॉग आपके डीपी में, जर्मन शेफर्ड। यस, यस सर। ओके, वेरी गुड। देन अंजलि वर्मा। यस सर। सर नोट्स तैयार करने के लिए जैसे कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो बस एक ही कॉपी बनाए कि 2 कॉपी बनाए इसका? एक ही बनाओ, 2 क्यों बनाते हो? देखो एक बनाओ अपना समझो, एक तो हम अपनी तरफ से हैंडआउट देंगे। जी सर। तो उससे आपका हो जाएगा ना, जो हैंडआउट मिलेगा, जो नोट्स मिलेगा, एक तो लिखा हुआ आपको मिलता ही है, और एक कॉपी आप अपनी तरफ से बनाते हुए चलिए, ठीक है। जी सर। बहुत कॉपी बनाना नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट भी होता है। सिनॉप्सिस बनाओ, एक कॉपी में क्लास को अटेंड करो, फिर एक पेज लेके उसमें क्या पढ़े हैं उसका सिनॉप्सिस बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो छोटा, जिसको आप रिवीजन में लिख होगा, ठीक है। कीवर्ड को लिख सकते हो उसमें। आशीष वर्मा। यस सर। जी, कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं है सर। कोई भी नहीं, आपको कभी डाउट ही नहीं हो रहा है कुछ? सर पढ़ आप एग्जिट भी कर गए थे उस समय? नहीं सर। कल आपका सेमिनार होगा, ठीक है, कल आप सबसे पहले बोलेंगे। ठीक है सर। चंद्र प्रकाश पुरी, चलो आप तो लाइब्रेरी में है, रहने दो आप। डॉली नायक। डॉली, कोई डाउट, कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके, ठीक है। डॉली के बाद गरिमा शर्मा। नो सर। कोई भी डाउट नहीं, कुछ नहीं पूछना? नहीं सर, क्लियर हो गया। अच्छे से हो गया? हाँ, हो गया। जी। हितेन। नो सर, नहीं है डाउट। मेंशन कर लियो, सारी चीज लिखे ना आपने? हाँ लिखा है।
हाँ, बाकी सिलेबस पे एक बार आज लोग आप लोग क्या करना, मार्क करके सारे टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लेना। आप लोग सभी को मैं बोल रहा हूँ कि टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लें कि कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ पे है और कैसे पढ़ना है उसको। यस नीतीश। हाँ सर, कोई भी डाउट नहीं है। ओके नीतीश। ऋषभ ठाकुर। क्लियर है सर, नहीं है डाउट। क्लियर है कि फीवर है? क्लियर। ओके, मुझे फीवर है सर। क्लियर है ना? यस ठीक है। सर। ऋषभ, पहले का पूरा काम हो गया? हाँ देख लिया पूरा, जो क्लास का जो वीडियो था वो तो देख लिया हूँ। ओके, उसमें कुछ क्वेश्चंस और भी दिए, आंसर लिख के भेजो आप उसके। हाँ लिखा हूँ, बच्चा भी है बहुत सारा भी। हाँ, जितना लिखा है उसको भेजिए आप, ठीक है? यस सर। ओके। शैलजा, शैलजा शुक्ला। नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके। शिवांगी। नो शिवानी। नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके। पूजा। क्लियर है सर सिलेबस, नो सारे क्लियर डाउट। हो गए? टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए? यस ठीक है, सर। तो आज अपन लोग आप लोग क्या करना है, एक कॉपी या नोट्स ले लो, ताकि कल जब हम टॉपिक वाइज जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग फिर वहीं पर लिखो। बाद में फेयर रफ मत करना। एक कॉपी बनाओ, उसी में लिखो वही फेयर है वही रफ है। हाँ, अलग से आप प्रैक्टिस करते हैं वो बात अलग है, लेकिन अपनी एक कॉपी बनाओ जिसमें आप सारे चीज करते हैं। अदिति, आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से नॉइस आ रहा है। देन स्वर्णलता। नो सर, नो डाउट। नो डाउट। ओके, चलिए ठीक। सो पेपर 4 पार्ट 3 के लिए प्रिपेयर्ड हैं सब पढ़ने के लिए, ठीक है? सो कल आप लोग क्या करेंगे, अपना एक एक कॉपी न्यू बना लो, और साथ ही साथ हर टॉपिक में मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराते हुए चलूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ, जो हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे वैसे ही, तो हम सारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन मैं आपको शुरू में दूंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखकर आपको क्या करना है, एक कॉपी में आप मेंटेन करते हुए चलोगे। और जिस दिन भी लॉकडाउन खुलेगा, जो ऑफलाइन है वो कॉपी को लाके यहाँ क्लास में चेक करेंगे, जो ऑनलाइन है वो वीकेंड उसका सबमिशन करेंगे। आप लोगों का जो सबमिशन है वो अब इस बार कब होगा, संडे को होगा। तो कल से हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस का संडे को आप सबमिशन करोगे, और साथ ही साथ अपने नोट्स को अच्छे से बनाते हुए चलोगे, ठीक है? और अभी से मैं बता रहा हूँ, जैसे ये सब्जेक्ट खत्म करूंगा मैं तुरंत आपका टेस्ट लूंगा। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखना, इस सब्जेक्ट को ऐसा वीक मत छोड़ना, ठीक है? जितने भी नेशनल पार्क बायोस्फीयर के नाम मैंने आपको पहले भी दिए हैं, जब वो टॉपिक आएगा तो जाकर उसको भी रिवीजन करना, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट खत्म होगा तुरंत आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है? सो विश यू ऑल अगेन बेस्ट ऑफ लक, कि हमने स्टार्ट कर दिया है। मैं हर बार बोल देता हूँ बेस्ट ऑफ लक जिसको भी मिलता है, ठीक है? तो आपको ये बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है प्रॉपर, अब हम सब्जेक्ट वाइज ही चलेंगे। अप्लाइड मैं दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेपरेटली पढ़ाता हूँ, या फिर ऑफलाइन चलते हैं। ऑनलाइन अब एक साथ हम इंटरेक्ट करके पढ़ रहे हैं, तो हम चलेंगे इसमें। कहीं भी दिक्कत होगा तो हम उसको सेपरेट कर देंगे उस दिन से, कोई इशू नहीं है, ठीक है? क्योंकि दोनों की क्लास मैं ही लेता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को अप्लाइड को हम यहाँ से पूरा कवर कराएंगे। कोशिश ये है कि लॉकडाउन से पहले इस पार्ट को हम लोग खत्म कर जाए। सो लगभग 10-12 दिन है। सो लेक्चर थोड़े लंबे होंगे, लेक्चर छोटे नहीं होने वाले, ये भी मैं बता देता हूँ। कल से शार्पली 2:30, 3 बजे नहीं, 2:30 बजे, कल से 2:30 से लेकर 5:30 के बीच आप लोग फ्री रहिए। नियर अबाउट 2.5 आवर्स और 3 आवर्स की क्लासेस होंगी, तो प्लीज मेक श्योर एकदम अच्छे से प्रिपेयर होकर बैठना, बीच में इधर उधर नहीं जाना, और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है? तो 3 घंटे की क्लास होगी कल से आपकी, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, जहां पर हम लोग अप्लाइड बिहेवियर साइंस को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है? आज यहाँ पर फिनिश करते हैं। सो बी रेडी फॉर द टुमारो लॉन्ग सेशन। थैंक यू ऑल। आप लोग लीव कर सकते हैं, किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अदर आप लीव कर सकते हैं, फिर आई विल लीव एट द लास्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ऑफलाइन का कुछ नहीं है क्या? नीतीश 1 से आ जाएगा, 1 जुलाई से बात हुई हम लोगों की, परमिशन 1 तारीख से आ जाएगा, चांसेस पूरे हैं। अभी कुछ दिन पढ़ लेते हैं ऐसे, फिर ऑफलाइन में तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है? ओके सर। देखो जितना मैनेज हो पा रहा है, तो ऑफलाइन होगा तो करा दूंगा, कोई इशू। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।